नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 जय सुभाष खंड काव्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए या जय सुभाष खंड काव्य का सारांश लिखिए या जय सुभाष खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए या जय सुभाष का कथानक राष्ट्रभक्ति से पूर्ण है, साधारण समझाइए। जय सुभाष खंड काव्य का कथानक स्पष्ट कीजिए या जय सुभाष खंड काव्य हमें राष्ट्रीयता की प्रेरणा देता है, कथन की पुष्टि कीजिए या जय सुभाष खंडकाव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत खंडकाव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाली एक सुंदर रचना है। इस काव्य का संपूर्ण कथानक 7 सर्गों में विभक्त है। इसका सर्वान सारांश इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय आर्टेन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। इन्होंने पीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर आईसीएम की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएम से उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। द्वितीय खंडकाव्य के सर्ग में सुभाष के भारत और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष चंद्र जी को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की। यह पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को कौंसिल में प्रवेश कराया। उन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इन्हें कारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारावास में ही व्यतीत हुआ। खंडकाव्य के तीसरे सर्ग की कथा सन 1928 से आरंभ होती है। सन 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। उन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर उन्हें सिवनी, भुआली, अलीपुर और मार्डनले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। इन्होंने वहां द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी और लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर में कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तट पर विठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इससे आज़ादी का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठी। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में दो नेताओं में मतभेद हो गया। उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस को त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक अपरागामी दल की स्थापना की। जब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेताजी बन गए थे, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि
को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे। पंचम सर्ग में सुभाष चंद्र के 26 में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष चंद्र जब घर से नज़रबंद थे तब सरकार ने उन्हीं समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। 15 जनवरी 1941 ईस्वी को 41 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि को दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के भेष में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कर गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए और वहां से वलिंग में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर यह पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। सहगल साहवान डिलन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इन्हें सेना का नेतृत्व किया। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। षष्ठ सर्ग में आज़ाद हिंद फौज की भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान किया। आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उसके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चे पर उनको अविस्मरणीय करारी हार दी। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई। संसार के सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज की भी जय के बाद पराजय होने लगी। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताई होक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र भी नहीं बच सके। जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे भारत के घर घर में सुभाष चंद्र अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। प्रश्न नंबर 2, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन, विद्यार्थी जीवन व बाल जीवन पर प्रकाश डालिए। यह जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनकी माताजी अत्यंत विदुषी धार्मिक महिला थी। इन्होंने बचपन में अपनी माताजी से रामकृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, महावीर, शिवाजी प्रताप आदि की कथाएं सुनी थी। बालक सुभाष पर इन्हीं की शील और शौर्य का प्रभाव पड़ा। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। विद्यालय में अपने गुरु वैनी माधव जी के प्रभाव से इन्होंने हीनों और दुखी दरिद्रों के प्रति प्रेम, करुणा एवं सेवा भाव जागृत हुआ। इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जाजपुर ग्राम में बहकर बीमारी फैलने पर रोगियों की सेवा सुविधा की प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तथा सुरेश चंद्र बनर्जी से आजीवन अविवाहित रहने की प्रेरणा प्राप्त की। कलकत्ता में महर्षि विवेकानंद का ओजस्वी भाषण सुनकर सत्य की खोज में मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, काशी आदि तीर्थों एवं हिमालय की कदराओं में भ्रमण किया, परंतु कहीं भी इन्हें शांति न मिली। इन्होंने पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आर्टेन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर देशापमान
को सहन नहीं कर सकने के कारण इन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। इस अपराध के लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अन्य कॉलेज में प्रवेश पाकर इन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वदेश लौटने पर इन्होंने देश की दयनीय दशा देखी। महात्मा गांधी और देशबंधु चितर चितरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। प्रश्न नंबर 3, जय सुभाष के द्वितीय सर्ग का सारांश कथानक कथा वस्तु कथासार अपने शब्दों में लिखिए। या जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सुभाष के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, खंडकाव्य के इस सर्ग में सुभाष के भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। भारतवर्ष में अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय को देखकर भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सुभाष ने अपना जीवन देश को अर्पित कर देने का निश्चय किया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। छात्रों ने विद्यार्थियों का एक, वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार करके आंदोलन को तीव्र बनाया। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देशप्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की। इस सेना ने बंगाल के घर घर में स्वतंत्रता का संदेश गुजार दिया। इस सेना के भय से अंग्रेजी सत्ता डोल उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने देशबंधु और सुभाष को जेल में बंद कर दिया। जेल में जाकर उनका साहस व शक्ति और बढ़ गए। जब यह जेल से मुक्त हुए तब बंगाल भीषण बाढ़ से ग्रस्त था। सुभाष ने तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। यह पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। कलकत्ता महापालिका के चुनाव में सुभाष बहुमत से जीते। सुभाष को अधिशासी अधिकारी नियुक्ति किया गया। उन्होंने 3000 निर्धारित वेतन की बजाय केवल आधा वेतन लेकर महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिढ़कर इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। वहां से बरहामपुर और मांडले जेल में भेजकर इन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। इस कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। दृढ़ और स्वयं से जनता की मांग के कारण यह जेल से छोड़ दिए गए। कारागार से छूटते ही इन्होंने पुनः संघर्ष आरंभ कर दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। प्रश्न नंबर 4, जय सुभाष खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश कथानक कथावस्तु कथासार लिखिए। या जय सुभाष के आधार पर कलकत्ता में आयोजित 1928 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का वर्णन कीजिए और बताइए कि इस अवसर पर सुभाष की क्या भूमिका रही। उत्तर, सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस में 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया। उनके सम्मान में 48 घोड़ों के रथ में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वयंसेवकों के दल का नेतृत्व स्वयं सुभाष कर रहे थे। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इनके उत्साह, कार्यकुशलता, देशप्रेम और कर्मठता की भूरी प्रशंसा की। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। इसके काल में स्वतंत्रता सेनानियों का एक जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व स्वयं सुभाष कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके सुभाष को लाठियों से बहुत पीटा और 9 माह के लिए उन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया। जेल से छूटने पर इन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर देशभक्त युवकों को खून खौल उठा। तब उन्हें सिवनी जेल में डाल दिया गया। वहां से भुनाली, अलीपुर और मारंडे जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। वहां जाकर इन्होंने यूरोप के वैभव
को देखा और भारत से उसकी तुलना की। इन्होंने अपने देश की दशा और जनता के आंदोलन को यथार्थचित पश्चिमी देशों के सम्मुख रखा। वहाँ से पिता की बीमारी को समाचार सुनकर भारत आए, परंतु पिता के अंतिम दर्शन न पा सके। महान शोक के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें पुनः यूरोप जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखकर देश प्रेम की भावना और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सजीव वर्णन किया। यह विदेशों में रहकर स्वदेश का सम्मान बढ़ाते रहे। सन 1936 ईस्वी में स्वदेश वापस आने पर इन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। जेल में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बार फिर यूरोप भेजा गया। कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सभी नेताओं और जनता ने सुभाष को त्याग और बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 5, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर इनके चतुर सर्ग का सारांश कथानक कथावस्तु लिखिए। उत्तरी सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। तप्ती नदी के तट पर विठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। 51 पताकाओं से सुसज्जित 51 द्वारों से 51 बैलों के रथ में बैठकर सुभाष का भव्य स्वागत एवं किया गया और इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष पद पर इन्होंने ओजस्वी भाषण को सुनकर नवयुवकों में देश प्रेम, एकता और बलिदान की भावना जाग उठी। इससे आज़ाद का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठा। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस के दो नेताओं पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष में चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष विजय हुए। गांधी जी क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार समझा। उस समय कांग्रेस को विटल से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक अग्रगामी दल की स्थापना की। एक सारे देश में घूम घूम कर स्वतंत्रता की ज्योति जगाई। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेता बन गए थे। कलकत्ता में ब्लैक हॉल स्मारक, जिसके बारे में वो कहा जाता है था कि वहाँ अनेक अंग्रेजों को सन 1857 ईस्वी में भारतीय द्वारा जिंदा जला दिया गया था, वह हटाने के लिए आंदोलन करते समय सरकार ने इन्हें फिर जेल में डाल दिया। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की। सरकार को इनकी जेल में रहने की स्मारक हटाना पड़ा। जनता के प्रबल आग्रह करने पर उन्हें जेल से छोड़कर घर में नज़रबंद कर दिया गया। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे। प्रश्न नंबर 6, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों में देश छोड़कर विदेश गए। वहां जाकर उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयत्नों का वर्णन कीजिए। यह जय सुभाष खंडकाव्य के 5वें सर्ग का सारांश कथासार लिखिए। संकेत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सर्ग से परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए 5वें सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, इस सर्ग में सुभाष के छद्मवेश के घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष जब घर से नजरबंद थे तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों का कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। गुप्तचरों की कड़ी नज़र और पुलिस का पहरा रहने पर भी सुभाष 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के भेष में पुलिस की आंखें में धूल झोंककर निकल गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए। वहां से उत्तमचंद नाम के व्यक्ति के प्रयास से वलिन पहुंच गए। पेशावर से काबुल तक इनकी यह यात्रा अति भयानक थी। इन्हें अनेक कष्ट सहते हुए अनेक क्षण वेश धारण करने पड़े। वलीन में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर यह पनडुब्बी द्वारा
टोक्यो पहुंची। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। वहां से रास विहारी के साथ ये सिंगापुर आए। इनकी सेना ने विदेशों में रहने वाले अनेक भारतीयों की सम्मिलित हो गए। इन्होंने तन मन धन से सुभाष को पूरा सहयोग दिया। इन्होंने गांधी जी, नेहरू, आज़ाद और बोस के नाम पर 4 ब्रिगेड तैयार किए, जिनमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी सम्मिलित थी। सहगल, साहवन, साहनवान, डिलन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इन सेना का नेतृत्व किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए तत्पर हो गए। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने का उत्सुक था। प्रश्न नंबर 7, जय सुभाष खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, षष्ठ सर्ग में आज़ाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमणता प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान किया। इस प्रकार इन्होंने अपनी सेना के वीरों में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की प्रबल भावना भर दी। सेना के वीर इनके ओजपूर्ण भाषणों को सुनकर शत्रु की विशाल सैन्य शक्ति की परवाह न करके विजय प्राप्त करते हुए 18 मार्च 1944 ईस्वी को कोहिमा तक पहुंच गए। भयंकर गोलाबारी करके इन्होंने इम्फाल नगर को घेर कर शत्रु को पीछे भगा दिया। आराकान पर्वत शिखर पर भी भारतीय तिरंगा लहराने लगा। आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और इनके सिरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चे पर उनको अविस्मरणीय कराही हार दी। प्रश्न नंबर 8, जय सुभाष खंडकाव्य के सप्तम अंतिम सर्ग की कथा लिखिए। उत्तर, सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। संसार के सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज भी जय के बाद पराजय होने लगी। अंग्रेजों ने बर्मा अब म्यांमार में आकर अपना स्वतः स्थापित कर लिया। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिराकर सर्वनाश कर दिया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष ने स्थिति अनुकूल न जानकर आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण करने का भी निर्णय किया। इन्होंने सेना के वीरों को बधाई देते हुए पुनः आकर उचित समय पर स्वतंत्रता का बीड़ा उठाने का आश्वासन दिया। वे विमान द्वारा टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री हिरोशिमा से मिलने जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताई होक में विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र भी नहीं बच सके। इस दुखद समाचार को सुनकर हर मनुष्य रो पड़ा। भारत में बहुतों के मन में अब भी यही धारणा है कि सुभाष आज भी जीवित हैं। जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। प्रश्न नंबर 9, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक प्रमुख पात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। यह सुभाष ने अनेक गुणों का समावेश था। जय सुभाष के आधार पर खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस की 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जो आपको अधिकाधिक प्रभावित करती है। यह जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सुभाष चंद्र त्याग, अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक हैं। यह जय सुभाष खंडकाव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंडकाव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान पूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत काव्य का उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व एवं गुणों को उजागर करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख खंडकाव्य के नायक हैं। इनके चारित्रिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। सुभाष बचपन से ही
कुशाग्र बुद्धि के और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी। विदेश जाकर इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय किसी भारतीय के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अत्यंत गौरव की बात थी। आगे चलकर कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबंध कुशलता, आज़ाद हिंद फौज का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कड़ी निगरानी से निकल भागना इनकी विलक्षण प्रतिभा को सूचित करते हैं। नंबर 2, समाजसेवी, अनुपम त्यागी एवं कष्टीय महिष्णु सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। इन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की। जाजपुर में महामारी के फैलने पर इन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान होने पर इन्होंने आईसीएस जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दिया। इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जैसी कठोर यातनाएं सही हुए अवर्णनीय है। इनकी मानव सेवा की भावना के विषय में पांडे जी ने लिखा है, दुखी जनों का कष्ट कभी वह नहीं देख सकते थे। दोस्तों की सेवा करने में वह कभी थकते थे। नंबर 3, स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यह किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावास में प्रोफेसर आटेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने आटेन को तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान को परिचय दिया था। इन्होंने आईसीएस का गौरवपूर्ण पद भी इसलिए त्याग दिया था इसकी अंग्रेजों की नौकरी करना इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था। ले देशात्मान का बदला उत्तम कार्य किया था। नंबर 4, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने गांधी जी और देश बंधु चित्तरंजन दास के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी युवा अवस्था अर्पित कर दी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित समस्त जवानी मुक्ति युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उन्होंने हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी उन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला। शोषक अंग्रेजों से युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। इन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों और कार्यकलापों से समस्त देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर दी। नंबर 5, उत्साह की प्रतिमूर्ति, वीरता, उत्साह और साहस सुभाष चंद्र के चरित्र की प्रमुख गुण थे। इनके इन गुणों को देखकर जहां सामान्य जन प्राय चकित रह जाते थे, वहीं अंग्रेज प्राय भयभीत हो जाते थे। अंग्रेजी शासन इन्हें प्राय कैद कर देना था, लेकिन यह इनसे हतोत्साहित नहीं होते थे। एक बार अंग्रेजों द्वारा घर में ही नज़रबंद कर दिए जाने पर यह अपनी बुद्धि, चतुरता तथा योजनाबद्ध द्वारा अंग्रेज सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले और भेष बदलकर काबुल, जर्मनी और जापान पहुंच गए। विदेश में रहकर इन्होंने भारतीय युवकों को उत्साहित किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनके भाषण उत्साह और परिपूरित होने थे। इनके उत्साह का ही प्रतिफल था कि आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में अनेक स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई थी। नंबर 6, जनता के प्रिय नेता। सुभाष चंद्र अच्छे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुण एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। वह थे कोटि कोटि हृदयों में एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न, अलौकिक जन जन के प्रिय नेता। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि इन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया था। जिस मनोयोग और निष्ठा से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया, उससे यह जनता के प्रिय नेता बन गए। वह हो गए थे समस्त देश की श्रद्धा के अधिकारी, लेने लगे प्रेरणा उनसे बाल वृद्ध नर नारी। नंबर 7, ओजस्वी वक्ता। सुभाष चंद्र बोस की वाणी बहुत ओजस्वीपूर्ण थी। वह अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फेंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पुकार पर सहस्त्रों
देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। उनकी ओजस्वी वाणी सुनकर वीर पुरुष प्राण हथेली पर रखकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। लगी गूंजने बग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। उन्होंने अनेक सभाओं में एवं आज़ाद हिंद फौज के सम्मुख जो भाषण दिए थे अत्यंत ओजस्वी और प्रेरणादायक थे। नंबर 8, महान सेनानी एवं योद्धा। सुभाष चंद्र महान सेनानी और अद्भुत योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने की अपनी क्षमता सिद्ध कर दी थी। अंग्रेजों की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने अपने अदम्य साहस व बुद्धिमत्ता द्वारा उन्हें कई स्थानों पर पराजित किया तथा अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने को महान विजेता सिद्ध कर दिया। सेनानी सुभाष ने भीषण रण बिंदु भी बजाई पाने हेतु स्वराज उन्होंने छेड़ी विकट लड़ाई। नंबर 9, युवा आंदोलन के प्रवर्तक। सुभाष चंद्र बोस युवा आंदोलन के प्रवर्तक तथा नवयुवकों को प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने पूरे देश की युवक संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर संगठित युवा आंदोलन के सूत्रपात का प्रशंसनीय कार्य किया था। इन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में नवजवान सभा की स्थापना हो सकी थी। नवयुवकों के भी प्रयाण की आई है सुबेला, हो सकती है नहीं कभी भी तरुणों की अवहेलना। नंबर 10, महान साहित्य सेवी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थिति में द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखकर अपनी साहित्य प्रतिभा का परिचय दिया था। इनके भाषण भी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्याति उन्होंने पाई प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणादायी। नंबर 11, स्वतंत्रता के जन्मदाता। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान स्पष्ट है। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़कर इन्होंने उन्हें भयाक्रांत कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश हो गए थे। मुक्त हुए उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अन्य अनेक आदर्श गुण थे जिनके आधार पर उन्होंने महान कवि व्यक्तित्व और महान चरित्र का परिचय मिलता है। उन्होंने जो उच्च आदर्श उपस्थित किया है वह युग युग तक संसार के अनेक व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इनके जीवन में मनुष्य कष्ट सहने की शक्ति, त्याग भावना एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने आदर्श जीवन से भारत के नवयुवकों को स्वतंत्रता, प्रेम और त्याग की प्रेरणा मिलती रहेगी। वीर सुभाष अंतकाल तक शुभ आदर्श रहेंगे। युग युग तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।